अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की निगरानी के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। कहा जाता है कि सेहतमंद दिमाग ही सेहतमंद जिस्म की ज़मानत है। सेहतमंद दिमाग से मुराद ऐसा दिमाग है जो रिलैक्स हो, आपको अच्छे मशवरे दे, आप खुश रह सकें और आप अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। आप जो सोचें आप वो हासिल कर सकें। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कि हम अपने दिमाग को सेहतमंद किस तरह से रख सकते हैं, अपने टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, स्पेशली ख़वातीन जो डिफरेंट सोसाइटल प्रेशर और इश्यूज़ की वजह से, बहुत सारी मजबूरियों की वजह से कहीं ना कहीं परेशान हो जाती हैं, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हादिया सहर, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसी सवाल से आगाज़ करते हैं कि जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है? जब हम बात कर रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट की, तो साइकोलॉजिस्ट डजंट डायरेक्टली डील विद द मेडिसिन्स, ठीक है। और जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपको डिटेल थेरेपी उस तरह से प्रोवाइड नहीं करता जैसे साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। साइकेट्रिस्ट बेसिकली आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड करता है और साइकोलॉजिस्ट साइड बाय साइड, क्योंकि ये दोनों फील्ड हमेशा साइड बाय साइड चलती हैं। साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन्स देगा, साइकोलॉजिस्ट आपकी थेरेपी करेगा। तो मोस्टली हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं हम इतने अर्से से मेडिसिन्स ले रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वो साइकोलॉजिस्ट के सेशंस लेना शुरू करते हैं, फिर वो खुद आके कन्वे करते हैं कि ये मेडिसिन हम इतने अर्से से ले रहे थे, उल्टा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, लेकिन आपकी थेरेपी के थ्रू हम ये रिकवर कर सकें। तो ये बहुत बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि साइकोलॉजिस्ट आपको डिटेल सेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जब आपको कोई इशू है या आप किसी चीज़ की वजह से परेशान हैं, आप इसतराब का शिकार हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट के बजाय पहले साइकोलॉजिस्ट के पास आइए ताकि वो आपकी बात सुने, आपके मसले का हल निकाले, और अगर वो समझेगा तो वो आपको खुद ही साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर देगा। वरना जो है वो आपको सेशन से या थेरेपी से ही आप बेहतर हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा जी, स्पेसिफ़िकली बिकॉज़ आप ख़ुद भी खातून हैं और ये हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़वातीन के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। सबसे पहली चीज़ जब हम आगाज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पेरेंटिंग, उसमें जब भी कोई बेटी पैदा होती है तो हमारे एशियन कल्चर में उसको ये बात घरदारी, शादी, इस तरह की चीज़ें, ज़िम्मेदारियाँ उसको सिखाई जाती हैं। हालांकि उसके बरक्स जब हम देखते हैं, जब हम बेटों की परवरिश की तरफ देखते हैं, तो उनको सिर्फ कैरियर प्लानिंग या आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताया जाता है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं कि एक बैलेंस पर्सनालिटी के लिए, ईदर वो बेटी है या बेटा है, आपको कौन सी एज पेरेंट्स कौन सी ऐसी हैबिट्स अपने बच्चों में इनकलकेट करनी है जिससे वो एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके? देखिए, आपका बेटा है या आपकी बेटी है, आपने दोनों सूरतों में बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट सिर्फ करियर को लेके नहीं, हाउस होल्ड्स को भी लेके। अपनी बेटी को भी इंडिपेंडेंट बनाना है। दो की बेटियां ज़रा ज़्यादा किचन में इन्वॉल्व होती हैं, बेटे ज़रा कम होते हैं, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट तो बनाएं कि आप घर में नहीं है, वो खा पी सके, अपने घर की सफाई कर सके, जहाँ पर वो रह रहा है एटलीस्ट वो रूम साफ़ कर सके। हमारा, अगर आपने देखा हमारा एशियन कल्चर ऐसा है कि जो मेल डोमिनेंसी हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ़ीमेल काफ़ी सप्रेस हो जाती हैं। अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी इतनी अवेयरनेस आ गई है कि फ़ीमेल जो है वो आगे आ रही हैं। काफ़ी सारे प्रोफेशंस में फ़ीमेल आगे आ चुकी हैं, अपने आप को मनवाती हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, माई फादर इज़ सो सपोर्टिव, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे कभी किसी बात से नहीं रोका, इवन अगर मुझे कोई और रोक भी रहना ना, तो वो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इनिशियली जब कोई भी बेटी है या बेटा, उसके लिए सबसे पहले उसके पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इनिशियल बैकअप है जो आपके पास है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। पेरेंट्स की सपोर्ट आपके पास होगी, बाकी दुनिया के साथ नहीं, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, पेरेंट्स आपको यस करें, यू आर गुड टू गो। फिर यहाँ पे मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, आजकल जो पेरेंट्स होते हैं मोस्टली बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है इंटरेस्ट पे। बच्चे कुछ और करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं कि हमारा ड्रीम ये है कि हमारा बच्चा ये करे। अब वो बच्चा चाह रहा है कि नहीं मैं ये नहीं ये करूँ। अब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो दोनों में ज़रा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, बहस मुबाहिसा चल रहा होता है, ये चीज़ चल रही होती है। तो उसमें ये कि बच्चे को अलाउ करें कि वो अपनी फील्ड को कैरी कर सके, ठीक है। उसका जो भी इंटरेस्ट है, क्योंकि बच्चा शुरू से इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, ऐसा नहीं तो अचानक से उसमें कोई इंटरेस्ट आ गया। बच्चा छोटा होता है, आप बच्चे को अगर गौर करें, कुछ बच्चे होते हैं वो चीज़ों को तोड़ के दोबारा बनाने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं,
कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो आप वहाँ से बच्चे को, जब इस बच्चे का इंटरेस्ट उठाएं, उसी को पॉलिश करना शुरू करें। देखिए जब तक उसने अपना करियर उठाना है मैट्रिक में या इंटर में आके, तो अपना करियर उठा सके, वहाँ पे वो परेशान ना हो कि मेरे तो इतने मार्क्स आए, मुझे तो एडमिशन नहीं मिलेगा, या अब तो मैं तो यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहा हूँ लेकिन यहाँ की ये डिमांड है तो मुझे एडमिशन नहीं मिल पा रहा, या पेरेंट्स ये चाह रहे हैं लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट ना आए। बच्चा जब इवन बच्चा अभी छोटा सा होता है, पैदा होता है, हम लोग उसे बच्चा समझ के इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा है क्या। हम उसके पास चीख रहे होते हैं, हम उसके पास लड़ाई कर रहे होते हैं, हम उसके पास बाकी सब एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जिससे वो बच्चा तो रिएक्ट डायरेक्टली नहीं कर रहा, लेकिन उसके दिमाग में वो हर चीज़ फीड हो रही है इनडायरेक्टली। फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा 5-6 साल, आजकल के बच्चे अगर आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादातर बदतमीज़ या रूड अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, या आपको खुद भी देखने को मिल रहे होंगे। वो क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही उनके बचपन में ये चीज़ इनकलकेट की होती है। हम लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि हमारे इर्द गिर्द बच्चा मौजूद है, हम फ़िलहाल बहस ना करें, ऊंचा ना बोलें, या अपने टेंट्रम्स ना शो करें, या एटलीस्ट साइड पे होके कर लें। तो क्योंकि वो बच्चा उस टाइम जितना अफेक्ट हो रहा होता है, वो बाकी पूरी ज़िंदगी में उस तरह से अफेक्ट। बल्कि यहीं पे हम अपने व्यूअर्स को भी साथ ले लें, और हम ये चीज़ इसमें ऐड भी करूँगी, मैं आपकी बात को ही आगे लेके जाऊँगी। जैसे आपने कहा कि बच्चे को जब हम कोरा कागज़ कहते हैं तो वो इसीलिए कहा जाता है, वो एक वाइट पेपर की तरह है। आप जो भी आसपास उसके साथ कर रहे हैं, आप जो भी एनर्जीज रिलीज़ कर रहे हैं, वो आपका बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है। वो अभी उसका रिएक्शन टाइम नहीं है, अभी सिर्फ उसका एब्जॉर्ब करने का टाइम है। वो ऑब्जर्व करता है और वो चीज़ें, वो आदत, वो सारी एनर्जीज ले लेता है। फिर जब हम बड़े होते हैं, हमारा बच्चा चलना शुरू करता है, तो हम कहते हैं यार हमारा बच्चा बहुत बदतमीज़ है, बहुत रूड है, हमारी बात नहीं सुनता। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि हम अपने बच्चे को इंडिविजुअल नहीं समझते, हम अपने बच्चे को रिस्पेक्ट नहीं करते डे वन से। तो कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा जब दुनिया में पहला कदम रखता है तो आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसको एक बालिग की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि आप उसको बेबी की तरह ट्रीट कीजिए। तो ये तो जी होगी हमारी पहली बात। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि हम इंडिपेंडेंट बनाएं, तो इंडिपेंडेंट होने में क्या आप ये नहीं समझती कि लीडरशिप क्वालिटीज़ का बहुत रोल है? तो अगर हम साइकेट्री की ज़ुबान में या नफ्सियात की ज़ुबान में हम लीडरशिप किसे कहते हैं, और एक लीडर की अच्छी क्वालिटीज़ आप बच्चे में कौन सी बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसको इंडिपेंडेंट या अच्छा लीडर बना सकती हैं? आप सबसे पहले तो बच्चे को इंडिपेंडेंट इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। अब जैसे फॉर इंस्टेंस बच्चा छोटा है, एटलीस्ट चलो 3 साल का हो गया, 4 साल का, एटलीस्ट वो अपनी शर्ट खुद चेंज कर सके, अपने शूज़ खुद पहन सके, अपनी कॉम एटलीस्ट ट्राई कर सके। यहाँ से आप बच्चे को इंडिपेंडेंट करना शुरू करेंगे। अगर आपने यहाँ पे भी उसकी स्पून फीडिंग करें, उसे इंडिपेंडेंट नहीं करे, तो कल को वो आप पे भी डिपेंडेंट ही रहेगा। अब बात आ जाती है लीडरशिप क्वालिटीज़ की। जब आप बच्चे को ये सिखाएंगे कि बेटा ये आपने खुद करना है, तो उसको खुद पता होगा नहीं ये मेरा काम है, मैंने खुद करना है, तो वहाँ से उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जब आप एक बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करते हैं ना, तो आधे काम आपका वहीं ख़त्म हो जाता है कि बच्चा खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू हो जाता है कि ये मेरा बेडरूम है, या मेरा बैग है, या मेरे शूज़ हैं, मेरे कपड़े हैं, मेरी अपनी सेल्फ है, मैंने जिसको साफ़ रखना है। तो वो जब खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेगा तो अपनी सराउंडिंग्स की भी ज़िम्मेदारी अपनी उम्र के साथ साथ लेना शुरू कर देगा। मतलब क्या हमने अपने बच्चे को ज़िम्मेदार बनाना है, हमने उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना। नॉर्मली हमारी माएँ, बेटियों के साथ तो नहीं, बेटों के साथ ये चीज़ होती है कि भाई बेटा उठा है सुबह तो उसका बिस्तर माँ बना रही है। भाई वो आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है, वो आपके बेटे का काम है, आप उसे करने दीजिए ना। उसकी बहन का काम भी नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि हमारी ख़वातीन को सुगड़ होना चाहिए। लेकिन आजकल जो हालात हैं उसमें मर्द और औरत दोनों सुगड़ होंगे तो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और सुगड़पन का ताल्लुक सिर्फ आपकी टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के साथ नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ है। क्योंकि डिसिप्लिन जो है ना वो सिर्फ आपकी हरकतों में या आपकी एक्टिविटीज़ में नहीं आता, आपकी थॉट्स में भी आ जाता है, वो भी अलाइन हो जाती हैं। तो जिस तरह से आपने पहली बात किया, हम उसको रिपीट कर देते हैं कि हमने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, सेकेंडली हमने उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, और थर्ड जिस तरह से वही हमने बात कर ली कि हमने उसको डिसिप्लिन्ड बनाना है कि वो अलाइन कर सके न सिर्फ एक्टिविटीज़ को बल्कि अपनी थॉट्स को भी, थॉट प्रोसेस को भी बेहतर कर सके। उसके अलावा जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो फिर हमारे पास क्या चीज़ें हैं? जब आपका बच्चा डिसिप्लिन्ड हो गया, आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो गया, अब आप खुद यहाँ से उसको देखना शुरू करेंगे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को खुद कैरी कर रहा है,
अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी करने के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ को मज़ीद कैरी करने के लिए वरी हो रहा है। फॉर इंस्टेंस एक बच्चा है 8-9th क्लास का बच्चा है या बच्ची है, उसे स्कूल जाना है, वो अपना बैग खुद रेडी करेगी, अपना यूनिफॉर्म के लिए वो होगी कि मेरा यूनिफॉर्म रेडी है नहीं है। तो आप यहाँ से जब देखेंगे बच्चा जो है वो रेडी हो रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए, तो उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपका बच्चा अब मज़ीद चीज़ें खुद सीखना शुरू कर देता है कि अच्छा अब ये तो मेरा अपना था, अब मैंने मज़ीद अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, वहाँ पे मेरा क्या रोल बन रहा है। अगर मैं बेटा हूँ या लड़का हूँ तो ऑब्वियसली मुझे अपने रूम क्लीनिंग खुद करनी चाहिए, मुझे अपना ख्याल खुद करना चाहिए, और इवन मुझे अपने पेरेंट्स के साथ उनके लिए मेरे सर पे क्या ज़िम्मेदारी है, बेटा है तब भी और बेटी है तब भी। जब आप यहाँ से उसको ज़िम्मेदार बनाना शुरू करेंगे तो कल को आपका वो ख्याल रख पाएगा। आपने यहाँ से अगर छोटी उम्र से आपने उस तरह से बच्चे का ख्याल नहीं रखा, जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया, तो वो बड़ी उम्र में आके अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो शिकायत करते हैं कि बेटा हमारे साथ ऐसे बात बिहेव करता है या ये इस तरह से। तो वो बेटा तो उस टाइम उसकी तो गलती होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड पे आपने भी उसको वही इनकलकेट किया होता है, वो चीज़ दोबारा निकल के आ रही होती है। अच्छा, क्या इस तरह से भी है जिस तरह से हमने पहले कहा कि हम जो चीज़ देख रहे हैं, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा ये देख रहा है कि उसके फादर जो हैं वो अपने फादर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे, तो क्या इसका भी इफेक्ट उस बच्चे पे है? बहुत, इसको हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग। बच्चे जो है वो देख के लर्न करते हैं, ह्यूमन बीइंग की नेचर है देख के लर्न करने की, ठीक है। अगर एक बच्चा देख रहा है कि उसका फादर जो है वो अपने उसकी मदर को बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, वही बच्चा अपनी बहनों के साथ वैसे ही बिहेव करेगा, कल को अपनी वाइफ के साथ वैसे ही बिहेव करेगा। और अगर वो देख रहा है कि उसका जो फादर है वो सोफिस्टिकेटेड है, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं अपनी उसकी मदर का भी, अपने बच्चों का भी, घर का भी अच्छे से लेके चल रहे हैं, उस बच्चे में भी वही आदतें आएंगी, हो सकता है उसे इन्हेंस्ड होके आएँ। तो ये है कि जब आप बच्चे को चीज़ सिखा रहे हैं, एक आपका माइंड वही चीज़ प्रोसेस कर सकता है जो उसने देखा है या सुना है, ठीक है। अगर आपका होम इन्वायरमेंट नेगेटिव है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि आपको कल को कोई पॉजिटिव चीज़ मिला, ठीक है। अगर मेरे घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, मैं बाहर से कोई नेगेटिविटी लेके भी आ रही हूँ, मेरे घर वाले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, मेरा इन्वायरमेंट ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाहर से कोई पॉजिटिव चीज़ भी लेके आ रही हूँ, लेकिन मेरे घर का इन्वायरमेंट जिस तरह से नेगेटिव सा है, लड़ाई झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी वो चीज़ जो है पॉजिटिव वो कहीं गुम हो जाएगी और मैं नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाऊँगी। तो आपका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अगेन कहूँगी कि कंपनीज़ होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आप सोशल सर्कल में मूव करते हो, वो भी उसी तरह इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका घर अफेक्ट करता है। आपका घर पॉजिटिव होगा, आपका बच्चा पॉजिटिव होगा, आपका घर नेगेटिव है, आपका बच्चा नेगेटिव है। मतलब अगर हम इस चीज़ को थोड़ा बेहतर समझने के लिए अगर हम ये कहें कि जो हमारा घर है वो एक न्यूक्लियस का काम करता है या एनर्जी बूस्टर का काम करता है, कि आपकी ज़िंदगी, आपकी एनर्जीज उसी के गिर्द घूम रही हैं। जितना वो पॉजिटिव है उतना ही आपके बाकी सोशल सर्कल्स, आपका कैरियर, आपकी अपनी पर्सनालिटी बेहतर परफॉर्म करेगी, आप खुद एज अ पर्सन अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अगर हम इसी को ही आगे लेके चलते हैं, जिस तरह से आपने पहले कहा कि आप बचपन से अपने बच्चे को देखिए कि वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं उनको पेंटिंग बहुत पसंद है, वो कलर्स के साथ खेलने में खुश होते हैं। कुछ बच्चे हैं वो किचन में अपनी अम्मी के साथ जाके खड़े होकर उन्हें कुकिंग अच्छी लग रही होती है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। तो हम एज अ पेरेंट्स हम ये क्यों नहीं करते, हम बच्चों को एक स्पेसिफिक या एक अलग आइडेंटिटी क्यों नहीं समझते? हम ये क्यों कहते हैं कि ये हमारा ख्वाब पूरा करने का सरमाया बनेंगे, ऐसा क्यों है? आपने देखा हमारा जो एशियन कल्चर में हमेशा कहती होती है कि हमारे अंदर ना वो जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, उसमें फिर सबकी जिम्मेदारी है। जैसे दादा दादी ये चाह रहे हैं, नाना नानी ये चाह रहे हैं, पेरेंट्स ये चाह रहे हैं, अब बच्चा क्या चाह रहा है वो तो कोई नहीं समझ रहा होता। आप चाह रही हैं, ओब्वियसली उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन बच्चे को भी अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाह रहा है। बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ डिसीजन ले लें, ऐसे कर लें, या फिर बच्चे को एक्सेप्टेंस दे दें या बच्चे से एक्सेप्ट करवा लें। लेकिन अगेन एक्सेप्ट करवाने का मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर लें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि हर किसी के अपनी ड्रीम्स है, बच्चा क्या चाहता है, तो यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स बता सकते हैं मदर या फादर, मतलब पेरेंटिंग के हवाले से, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, इंट्रोवर्ट हैं। बहुत सारे बच्चे चले वो तो एक्सट्रोवर्ट हैं, वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे पिक्चर्स की फॉर्म में या लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। तो क्या हम एज अ पेरेंट्स क्या करें? क्या उनको डायरी दें
कि बच्चे आप जो महसूस करें आप वो लिखें, या अगर किसी बच्चे को पेंटिंग का शौक है तो आप उसकी पेंटिंग्स को रीड करें, आप उनको इतना अपने साथ फ्रेंडली करें कि भाई आप हमसे डिस्कस करें। तो हम ये किस तरह से करें, क्योंकि प्रेशर में तो नहीं हो सकती ऐसे ही है। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे पेरेंट्स, अगर एक बच्चा इंट्रोवर्ट है ना तो आप उसे डायरी देंगे ना तो लिख के फाड़ देगा, या वो आपको नहीं देगा, रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अगेन अगर वो पेंटिंग कर रहा है तो पेंटिंग तो आपको नज़र आ जाएगी, वो तब को नज़र आ रही है, पेंटिंग पड़ी हुई है, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन अगेन जो बच्चा नेचुरली आर्टिस्ट है ना, पेंटिंग कर रहा है, उसकी पेंटिंग ज़रूरी नहीं है कि उसके इंटरेस्ट से मैच करी हो, ठीक है। जो बच्चा कभी कभी पेंटिंग कर रहा है उसका हो सकता है इंटरेस्ट मैच कर रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक आर्टिस्ट का, क्योंकि एक आर्टिस्ट जब हम बात करते हैं तो उसकी पेंटिंग्स जैसे जैसे वो ड्रॉ करता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए मे भी डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है उसने कुछ और ड्रॉ किया हो, आप कुछ और उसके माइंड में हो, तो आपको पेंटिंग्स हेल्प आउट यकीनन कर सकती हैं। बट अगेन अगर बच्चा नेचुरली वो ड्रॉ करता है तो मे बी उसने कुछ और ड्रॉ किया हो। अगेन द थिंग इज़, आप सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली हों कि बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट करने में हेजिटेट ना करे। उसने कोई बात आपसे शेयर करनी हो, चाहे वो कैसी भी किसी भी नेचर की है, उसे सोचना ना पड़े, उसे स्पीचेस ना तैयार करनी पड़े। उन्हें बच्चों को देखा स्पीच तैयार कर रहे होते हैं, अच्छा फादर ने ये पूछ लिया तो हम ये कह देंगे, ऐसा पूछ लिया तो हम ये कह देंगे, लाइक प्रॉपर बच्चों की स्पीचेस सुनिए। पेरेंट्स इतने अथॉरिटेरियन हो जाते हैं, इतने डोमिनेट कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चों को ये हरकतें करनी पड़ती हैं। वही पेरेंट्स अगर बच्चे को एक्सेप्टेंस दें कि बेटे ठीक है, वी विल एक्सेप्ट यू, और कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, उसको समझाएं। लेकिन अगर आप वही उसी मिस्टेक को लेके बैठ जाएंगे कि आपने ये क्यों किया, और ये वो उसको डांटेंगे या मारेंगे, वो बच्चा वहीं पे सप्रेस होना शुरू हो जाएगा, वो आपसे झूठ बोलने शुरू हो जाएगा, आपको चीट करने लग जाएगा। तो आपको वो एक्टिविटी जो आपको डायरेक्टली खुद पता होनी चाहिए, वो आपको कहीं बाहर से पता चल रही होंगी, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स के लिए एक हर्टिंग चीज़ होती है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे जो बेस्ट एडवाइस है वो यही है कि वो खुद बच्चों के साथ बच्चे बन के रहें, उनके दोस्त बन के रहें, इतने अच्छे दोस्त बन जाएं कि उन्हें जो है वो जब कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो उन्हें कोई बंदा और ना ढूंढना पड़े कि कोई और पर्सन उसके साथ हम मशवरा ले सकें, बात शेयर कर सकें। तो पेरेंट्स ऐसे हों, इतने फ्रेंडली हों कि वो इतने उसको अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दें कि वो उसके साथ शेयर कर सके। अगर एक बच्चे होते हैं अक्सर कहते हैं कि नहीं इस नेचर की तो बात हम पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, या इस नेचर की बात तो हम पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते। नहीं, आप बच्चे के साथ दोस्त बन के, जब दोस्त न्यूट्रल होते हैं, दोस्त के साथ आप हर तरह की बात कर लेते हैं, जब आप दोस्त बन के रहेंगे तो आपके साथ भी वो हर तरह की बात करेगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, और यही इसी चीज़ को मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा भी रीइंफोर्स भी करूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ दोबारा अपना बचपन जी सकते हैं। तो बच्चों के साथ बच्चे बन के रहिए, उनकी छोटी छोटी खुशी में खुश होइए, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा कीजिए, उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, क्योंकि वो आपके लिए छोटे हैं, उनके लिए बहुत बड़े हैं। तो जब आप बच्चे बन के रहेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो ऐसा ही है जैसे आसमान टूट गया। वरना नॉर्मली हम तो यही कहेंगे क्योंकि हम तो गुजर गए ना उस पल से, तो हमें तो वो बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें लग रही होती हैं। तो उनकी छोटी छोटी जो जंगें हैं उनको आप जो है ना वो बड़ी जंगें समझिए, वर्ल्ड वॉर 3 या 1-2 समझिए। ये मत कहिए कि भाई ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ऐसा क्यों है। तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, जहाँ पे आप समझते हैं कि आप वो सही नहीं कर रहे तो वहाँ पे भी उनको अकेले में समझाइए, सबके सामने उनको इंसल्ट मत कीजिए, ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, वो एक बैलेंस पर्सनालिटी के तौर पर उभरें। अब जब हम बात करते हैं तो इसी बच्चियों की, क्योंकि स्पेसिफिकली हम ये प्रोग्राम अपनी बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि बच्चियाँ हमारी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, मतलब छोटी उम्र में ही वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो एक तो उसकी क्या रीज़न है, मतलब क्या हमारा फैमिली सिस्टम इस तरह से है, क्या हम अपनी बच्चियों को उनका बचपन उस तरह से नहीं जीने देते, और हम किस तरह से इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं एज मदर या एज फादर, पेरेंट्स। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिसमें बच्चियां जो हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से ही बड़ी हो रही होती हैं। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं कि जो आपको हार्डली 9 या 10 ईयर्स की दिखेंगी, लेकिन मेंटली वो बहुत बड़ी होती हैं कि उनके, क्योंकि कल्चर में या उनके जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उससे इनकलकेट कर दिया जाता है कि बेटा आपकी ये जिम्मेदारियाँ, एट द एंड यू हैव टू डू दिस, आपने घर संभालना है, आपने घर के काम करने हैं। मतलब करियर फोकस्ड बच्ची को उस तरह से नहीं रखा जाता। तो अपनी बच्चियों के अंदर भी वो करियर वाली चीज़ लेके आए थे कि वो उसके लिए अपने आप को बस शुरू से करें अपने बच्चों के अंदर।
जिस तरह से आप एक बच्चे को लेकर चल रहे होते हैं ना, मेरा बेटा है कल को मुझे सपोर्ट करेगा, एक अच्छी पोस्ट पे होगा, आपकी बेटी भी उसी तरह उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स के पास जो है वो बेटे जो है वो उन्हें रिफ्यूज़ कर देते हैं, बेटियाँ उन्हें जो टेक केयर करी होती हैं। तो मैं यहाँ पे खैर किसी की साइड नहीं लूँगी, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बेटियों को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझें, उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए, उतनी ही एक्सेप्टेंस चाहिए जितना आप एक बेटे को दे रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर 4 sisters and 1 brother, और बाबा के लिए आई थिंक हम 4 बेटियां ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमें वो ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं। और मेरे भाई को जितनी डांट पड़ती है ना, शायद हम चारों की मिला के भी उतनी नहीं बनी जितनी अब तक उसको पड़ चुकी है। वो इसीलिए कहा जाता है ना, वो नेपोलियन ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप मुझे सेहतमंद माएँ दें, आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, तो मैं आपको एक कामयाब नेशन दूंगा। तो माँ का या बच्ची का हेल्दी होना बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने फैमिली रखनी है, उसने बच्चे पालने हैं, उसने एक सेटअप क्रिएट करना है, उसने एक हेल्दी फैमिली को जो है वो लेके चलना है। तो उसके लिए सबसे पहले उसके हेल्दी होना ज़रूरी है। और वो एक और मुझे बड़े मज़े की बात याद आ गई कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो बेटियां हैं उनको हम बेटा भी कह सकते हैं, लेकिन बेटे को हम बेटी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए अपनी बेटियों को अपने बेटे बनाएं ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें, और वो न सिर्फ आपको आपके हमारे सोसाइटल जो रोल्स हैं, जो हमारे फिज़िकली जो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ एक हमारे जेंडर रोल्स डिसाइडेड हैं, न सिर्फ वो अच्छी तरह से प्ले कर सकें, बल्कि हमारे जो कैरियर गोल्स हैं, जो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, वो उसको भी पूरा कर सकें। अब यहीं पे मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब हमारी बच्चियाँ हमारी कैरियर लाइफ में दाखिल होती है, बताया कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, एक तो उनके अंदर ऑब्वियसली टीनेज है, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, उस वजह से भी वो थोड़ी सी इनसिक्योर होती हैं या काफ़ी प्रेशर में होती हैं। दूसरा उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही आप वाली बात है कि उनका कोई दोस्त नहीं होता, मतलब वो अपनी माँ को भी अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता पाती। तो उन बच्चियों के लिए, क्योंकि वो बच्चियाँ, हमने जैसे पहले कहा कि बच्चियाँ हमारी बड़ी हो जाती हैं जल्दी, तो उन बच्चियों के लिए आप क्या टिप्स देंगी, या उन मदर्स के लिए भी? पहले बच्चियों के लिए बताइएगा कि वो खुद क्या कर सकती हैं, और फिर हम मदर्स की तरफ आते हैं। बच्चियों को तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बेटा आप जिस एज में हो ना, क्योंकि हमारी जो टीन्स होती हैं सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आकर डिस्टर्ब होती हैं। जब टीन्स क्रॉस कर लेती हैं वो किसी न किसी हद तक स्टेबल हो जाती हैं। टीन्स में बच्चियाँ क्योंकि अपने फ्रेंड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रही होती हैं, शायद वो अच्छा मशवरा दे रही है, या वो अच्छे गाइड कर सकती है, या वो अच्छी तरह हमें सुन सकती है, लेकिन वो आपकी उतनी उम्र होती है जितनी आपकी उम्र है, आपको उतना ही समझ सकती है जितनी आपकी समझ है। लेकिन आपकी अगर मदर हैं, वो आपको एक्सेप्टेंस भी देंगी, वो आपकी बात भी सुनेंगी। अगर मदर ने एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है, तो वो आपको एक्सेप्टेंस के साथ साथ आपकी बात भी सुन रही हैं, आपको वो सपोर्ट भी करेंगी और आपको सोल्यूशन भी देंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे मदर का मैं कहूँगी अगेन कि इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करे बच्ची के साथ, क्योंकि बच्चियों के साथ बहुत ज़रूरी है कि आजकल के दौर में आप एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडिंग बॉन्ड जो है वो क्रिएट करें, क्योंकि अगर जब तक वो बॉन्ड नहीं होगा, बच्ची ऑब्वियसली उसको, आजकल की सोसाइटी ऐसी है कि बच्चियों को 100 बातें करनी होती हैं, ठीक है, और फीमेल की एक नेचर है ज़्यादा बातें करने वाली, तो उसको तो बात करनी है। तो वो बात करने के लिए अगर आप नहीं अवेलेबल, उससे कोई और अवेलेबल होगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हम अवेलेबिलिटी को देखते हैं, हमें क्या अवेलेबल है, फिर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो अगर मदर ही अवेलेबल होंगी तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर फॉर इंस्टेंस खुदा ना खास्ता जैसे कुछ बच्चियों की मदर नहीं है, तो कोई और सेकंड पर्सन देख लें जो काइंड हो, जैसे फुफ्फा होगी, खालाएँ होंगी, नानी दादी हो गई, ठीक है। चलिए नानी दादी को मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँ क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इस वजह से साइड में कर दूँगी। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड जो आपके लिए जजमेंटल हुए बगैर सोच सके, आपको सुन सके, आपको समझ सके, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फ्रेंड हूँ और मैं टीन में हूँ, मैं 19 में हूँ, मैं 20 में हूँ, तो मेरी फ्रेंड भी तो उतनी ही होगी, या हार्डली मुझसे 1 आध साल छोटी, 1 आध साल बड़ी हो जाएगी, उसकी समझ भी उतनी है जितनी मेरी समझ। लेकिन एक्सपोजर बराबर का होगा, दिमाग उतना ही होगा, क्योंकि आपने ना ज़्यादा फेस किया, ना ज़्यादा सुना, ना आपको पता। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप सबसे पहले तो मैं ख़ुद माओं से यही कहूँगी कि आप अपनी बेटियों की बेहतरीन दोस्त बनिए और उनको अपना अक्स बनाइए, ताकि वो जब भी आईना देखें तो उनको आप नज़र आएँ, कोई और दोस्त या कोई और चीज़ नज़र ना आए जिसके साथ उसने अपने दिल का हाल बयान करना है। तो अपना दिल उनको अपने साथ फ्रेंडली करिए कि वो अपना दिल आपके आगे खोल के रखें, और उन्हें ये यकीन हो कि आप उनको प्रोटेक्ट करेंगी, ना कि आप उनकी उन एहसासात को मजरूह करेंगी। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे
आगे आ जाता है कि बच्चियों के ऑब्वियसली जैसे आप भी 4 बहनें हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी फैमिली का इतना प्रेशर होता है। हमने ये सुना, मतलब ना सिर्फ ईस्ट में, वेस्ट में भी ये चीज़ है कि भाई आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको पराए घर के लिए जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे बेहतर आप उसका जहेज़ तैयार कर लें। और अभी तक ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक तरह से इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। हम जितनी भी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं हमारा इसके साथ सामना होता है। मुझे लगता है ये सामना हमारा हमेशा होता रहेगा, बिल्कुल, कभी खत्म नहीं तो होगा। अब उसमें यह है कि जाहिर बात है जो बंदा फाइट कर रहा है अपने लिए, अपने ख्वाब के लिए, वो किसी न किसी मकाम पे जब इस तरह की चीज़ों का सामना करता है, तो ख़वातीन क्योंकि सेंसिटिव भी ज़्यादा होती हैं, वो थोड़ी सी नाजुक भी हैं, क्योंकि हम उनको सिनफ़े नाजुक भी कहते हैं, तो वो इस वजह से ज़रा परेशान जल्दी हो जाती हैं, वो इन चीज़ों को के ऊपर अपसेट भी जल्दी होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अपनी थॉट्स को बेहतर करने के लिए, या अपने आपस में हम क्या कर सकते हैं कि वो बच्चियाँ उन टिप्स पे अमल कर लें और वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को या अपने मोराल को हाई रखें। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज से थोड़ा सा स्टार्ट करूँगी कि हो जाता है इंसान की, और आजकल की वैसे भी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो डीप ब्रीदिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप दिन में जितनी दफ़ा भी डीप ब्रीदिंग करेंगे, आपको खुद आपके मसल्स और आपका माइंड खुद आपको रिलैक्स फील करवाएगा कि आप खुद इजी हो रहे हैं। आप परेशान हैं, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कर लें, बिल्कुल माइंड से हर चीज़ निकाल के 5-7 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लें, आइज़ क्लोज करके। आपने डीप ब्रीदिंग इस तरह से करनी है कि नाक से आपने सांस लिया, ठीक है, अपने पेट में कुछ सेकंड्स के लिए 3 से 4 सेकंड्स के लिए इसको होल्ड करें और उसको मुंह से बाहर निकालें, ठीक है। आपने ये एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। और जब जब आप परेशान हैं, आप एक्टिविटी करके देखें, आपका माइंड खुद रिलैक्स होगा, तो आपको एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा, मैं इसमें ये कर सकती हूँ, मुझे ये सोल्यूशन मुझे मिल सकता है, ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन है मेरे पास, या मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। आपका माइंड जब रिलैक्स होगा, आप अपने माइंड को जगह देंगे ना कि मुझे ये जो मेरी नेगेटिव थॉट्स आ रही है, ये प्रेशर आ रहा है, अपने माइंड के ऊपर वो डाल, माइंड को उससे जगह जब मिलेगी ना कि ये चीज़ हटाओ, अब मुझे डिसीजन लेना है, तब जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसको डिसीजन का टाइम मिलता है, वो डिसीजन ले सकता है। यहाँ से आप एक अच्छा पॉजिटिव डिसीजन अपने लिए ले सकती हैं। इसके अलावा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, इसको यूट्यूब करिए, आपको डिटेल एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। अगर वो पूरी बॉडी के ऊपर वर्क करी होती है, अक्सर हम लोग उनके ऊपर रेकमेंड करते हैं मोस्टली जिन्हें स्लीप का इशू होता है। आजकल इंसोमिया बच्चों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आप एक्सरसाइजें कर लें बेड पे, क्योंकि हमारी सबसे गंदी आदत ये है कि हम लोगों ने बेड पे भी लेटना है, लेकिन हम लोगों ने फ़ोन यूज़ करना है। बिल्कुल, जब तक वो 0 पे नहीं चला जाता हमने फ़ोन यूज़ करना है। अपना एक बेड रूटीन बनाएं कि मैंने इस टाइम सो जाना है और 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, 8 या 9 घंटे की। वो कोशिश करें कि आप 8 घंटे की ही नींद पूरी करें। जब आप 8 घंटे की नींद पूरी करेंगे ना, जिस दिन आपने ये अपना साइकिल स्टार्ट कर दिया कि मैंने 8 घंटे की ही नींद करनी है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, आप जब खुद सुबह उठेंगे तो अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। मेरी तरफ से आप आजमा के देख लें, आपको चैलेंज है, 7 डेज़ ये आप करके देखें, आप मुझे फिर खुद बताएंगे कि ये आप सिर्फ सोने से, मैं और कुछ भी नहीं आपको बता रही फ़िलहाल, आप जो 7 डेज सिर्फ ये कर लें, 8 आवर्स अपनी नींद पूरी करें बस। आप खुद सुबह फ्रेश फील करेंगे, आपको खुद अच्छा, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, आपकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत अच्छे से हो जाएंगी, आपका माइंड जो है वो इजी होगा, क्योंकि आपने माइंड को इनफ टाइम दिया था कि वो रिलैक्स हो सके, वो आपके डिसीजन लेने के लिए इजी हो सके, आपके स्ट्रेस को हैंडल कर सके। जब आप माइंड को रिलैक्स नहीं करते तो आप स्ट्रेसफुल ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप अपने माइंड को टाइम देंगे तो वो आपको टाइम देगा। सही, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं इन्हीं की इसी बात को दोबारा रीइंफोर्स करती हूँ अपने व्यूअर्स को कि एक तो जैसे इन्होंने कहा कि आप अब 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए, और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि आप प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कीजिए, आप सलूशन की तरफ जाइए। आप ये नहीं देखें कि मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, आप ये देखें कि मेरे पास उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सलूशन क्या है। क्योंकि इस कायनात की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हमेशा कहा जाता है कि जब भी ताला बनाया जाता है तो उसके साथ चाबी ज़रूर होती है। तो आपका प्रॉब्लम जब भी आएगा तो उस सलूशन अपने साथ लेके आएगा। इसी मैसेज के साथ कि भाई सलूशंस पे फोकस कीजिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, अपने टारगेट सेट कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती। अपने आप को, अपने मोराल को, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा आगे रखिए, हमेशा हाई रखिए। और ये डॉक्टर साहिबा का और मेरा भी आपको चैलेंज है कि आप इंशाल्लाह दुनिया के हर मैदान में कामयाब भी होंगी और सेहतमंद भी रहेंगी। इसी मैसेज के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।